हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवम और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस टॉपिक को करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। तो जैसे इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली थी हमने इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ ली थी, उनकी डायरेक्शन वगैरह देखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हम ले रहे थे इस टॉपिक में यूज़ होगी। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या थी। वो थी हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमने भी यूज़ करना है डायरेक्ट, ये डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले जाके आप उनको देख लें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि थी पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब इसका यूज़ करना है हमने इसमें। इससे पहले हमने टॉपिक किया था सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, तो उसमें भी ये यूज़ किया था सारा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पे आर होता है डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में और क्यू होता है यहाँ पे सोर्स चार्ज। तो चलिए अब इसका यूज़ करके आगे इस टॉपिक में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या रहेगी। तो सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम में देखो दोबारा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और कौन सी पोजीशन पे निकालनी है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालनी है। तो सबसे पहले तो बात हो रही है यहाँ पे दोबारा आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसकी भी अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख देख सकते हैं अगर नहीं पता तो। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका सिंपल होता है, दो चार्जेस होते हैं अपोजिट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनके बीच में एक छोटी सी डिस्टेंस होती है। जैसे मान लो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज नेगेटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू है कोई चार्ज, इस पोजीशन को नाम दे दिया हमने ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है। उसी तरह से इसकी थोड़ी दूर जाके सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा बट अपोजिट, यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा। जितने यूनिट का ये चार्ज है उतने ही यूनिट का ये चार्ज होगा। और इनको जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास यहाँ पे 2L, ये हो गया हमारे पास 2L। और इसी तरह से इसका सेंटर, अगर हम इसकी सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर हो गया मान लो यहाँ पे सेंटर O। तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी कितना हो जाएगा L। उसी तरह से ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा स्मॉल l। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने B। ये बन गया हमारे पास सिंपल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन की। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, तो देखो ये था हमारा इससे पहले वाला टॉपिक एक्सियल लाइन के लिए। तो एक्सियल लाइन मैंने आपको बताई थी, देखो यहाँ पे भी हमने सेम उसी तरह का डाइपोल लिया है। फिर एक्सियल लाइन में मैंने आपको बताया था कि जब उसी डाइपोल की लेंथ को एक तरफ एक्सटेंड करते हैं, और ये किया था हमने इसको राइट साइड को एक्सटेंड और उसी पे आगे जाके कहीं पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया था P। तो ये थी आपके पास एक्सियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन की बात करते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन होती है आपके पास वो लाइन जो लाइन इस डाइपोल के सेंटर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो बिल्कुल परपेंडिकुलर, अब ये नीचे वाली साइड भी हो सकती है तो ऊपर वाली साइड भी हो सकती है। तो मान लो ये हमने ले ली ये इस तरह से परपेंडिकुलर। अब अगर कोई लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर है उस डाइपोल के सेंटर पर, तो अगर उस लाइन पर फिर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा कहीं पे, तो जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, तो इस तरह के पॉइंट को बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन। ये जो पॉइंट आया ये है आपके पास इक्वेटोरियल लाइन जो इसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी किसके, इसकी डाइपोल लेंथ के। और एक्सियल लाइन होगी जो इसी लाइन को एक्सटेंड करके एक तरफ या तो आगे या पीछे आएगी। इक्वेटोरियल होगी परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन। तो अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P यहाँ पे। तो अब दोबारा जैसे उसमें लिया था हमने सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस R, इसमें भी ले लेंगे R। लेकिन अब डिस्टेंस चाहिए होते हैं हमें, जैसे इस पॉइंट की वजह से देखनी है हमने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और दूसरी तरफ इस पॉजिटिव क्यू की वजह से देखनी है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये डिस्टेंस तो हमें यहाँ से चाहिए, तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो जैसे ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास AP और इस साइड डिस्टेंस आ गया हमारे पास BP। अब हमें ये AP और BP ये दोनों के डिस्टेंस चाहिए हम सबसे पहले तो चलो इसको तो बाद में निकालते हैं, पहले हम अपना डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेम जैसे हमने उसमें देखा था कि P में जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो इस नेगेटिव क्यू की वजह से। अब उसको बताना है हमने डायग्राम में, तो उसकी डायरेक्शन के साथ। तो कैसे बताएंगे, देखो दोबारा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव,
यानी कि जो लाइंस होती है वो पॉजिटिव वाले चार्ज से निकलती है इस तरह से, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, एंड होती है। तो जो इस चार्ज के लिए इसकी तरफ आएगी, वो देखो नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी इसी साइड को, ये आएगी उनकी डायरेक्शन, उनको नाम दे दिया हमने ई ए। ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव क्यू की वजह से। सिमिलरली अब इस पॉजिटिव क्यू की वजह से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी, लेकिन डायरेक्शन देखो पॉजिटिव से होती है बाहर वाली साइड, तो बाहर वाली साइड को दिखानी है हमने, ये आएगी इस तरह से ई बी, ये बाहर वाली साइड। तो इसमें थोड़ा सा आप लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे हम कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड डाइपोल लेंथ 2l, पी इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और ये डायग्राम में हमने सब कुछ बता दिया है। अब इसके बाद देखो क्या करना, अब इस पी पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए, इसको फाइंड आउट करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी, तो इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो इसकी वजह से हमने नाम दिया है इसको ई ए। तो ई ए फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है हमारे पास, ये लिखा है यहाँ पे 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 क्यू होता है सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपॉन आर होता है डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो अब ये नहीं है इनके बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस है ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि है ए पी। अब इसकी वैल्यू नहीं हमने निकाली है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। पहले हमने इसको लिख लिया ए पी में, सिंपल ए पी का होता है स्क्वायर साथ में, तो कर लिया इसका स्क्वायर, माइनस बार आ गया तो ये आ गया ई ए इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस यहाँ ले लो क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास हमें चाहिए ए पी की वैल्यू, और दूसरी साइड जब दूसरी साइड करेंगे तो दूसरी साइड हमें बी पी की वैल्यू चाहिए होगी, या पहले चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो अब इसके बाद लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, तो पॉजिटिव क्यू की वजह से भी दोबारा ई इज इक्वल टू 1/4πε0, उसके टाइम सोर्स चार्ज है पॉजिटिव क्यू, तो पॉजिटिव क्यू ही और डिस्टेंस है उसका बी पी स्क्वायर, तो आ गया सिंपल बी पी स्क्वायर। यह आएगी इक्वेशन नंबर 2, ई बी की वैल्यू जो था पॉजिटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें चाहिए ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस चाहिए हमें ए पी और एक चाहिए हमें बी पी। तो ये ए पी और बी पी देखते हैं डायग्राम में कैसे इसको फाइंड आउट करना है, देखते हैं यहाँ। तो अब देखो इस डायग्राम में दोबारा से समझते हैं इसको, देखो इस डायग्राम में इस एक ट्राइंगल को कंसिडर कर लो जिसका नाम है हमारे पास इस तरह से, देखो एक ट्राइंगल दिख रही है यहाँ पे ए ओ पी, ए से लेके ओ तक डिस्टेंस है स्मॉल एल, और ए से पी हमें निकालना है, और ओ से पी हमने पहले लिया हुआ ये स्मॉल आर के इक्वल, और ये हमने बताया था कि ये जो लाइन होती है ये राइट एंगल है बिल्कुल इसके। तो अब देखो ध्यान से ए ओ पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज़ करें तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास यहाँ पे देखो ए पी, तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास ए ओ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास ओ पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, सिंपल देखो ओ ए किसके इक्वल है, स्मॉल एल स्क्वायर प्लस ये है आर स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर आ गया हमारे पास एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर यहाँ से ए पी की बात करें तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सिंपल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो इसका बन जाएगा अंडर रूट। ये आई हमारे पास ए पी की वैल्यू, और ये आई ए पी स्क्वायर की वैल्यू। सिमिलरली बी पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, अब देखो जितनी लेंथ ए से पी है उतनी लेंथ बी से पी है, क्यों, क्योंकि ये लेंथ भी इक्वल है इसके, और ये लेंथ ऑटोमेटिकली इसके इक्वल आ जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी है उससे भी ये क्लियर हो जाएगा कि अगर दो साइड इक्वल हैं, ये साइड इसकी इक्वल और ये साइड देखो दोनों में कॉमन है, तो थर्ड साइड अपने आप इक्वल होती है। तो अब उसी तरह से सिमिलरली अभी हम इसमें आगे देखेंगे, देखो इसमें हमने देखा कि ए पी की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये ए पी, अगर इसमें हम यहाँ लिख लें तो इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली बी पी की वैल्यू भी कितनी आ गई, सेम एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो अब यही वैल्यू मैंने देखो यहाँ लिख ली है हमारे पास, ए पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, सिमिलरली बी पी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ए पी इज इक्वल टू ये और बी पी इज इक्वल टू दिस। अब हमने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी हमारे पास नेगेटिव क्यू की वजह से, नेगेटिव क्यू की वजह से वो आई थी ई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन ए पी स्क्वेयर, और माइनस बार लिया था क्यू अपॉन ए पी स्क्वेयर। तो देखो इक्वेशन 1 में ए पी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देंगे और इक्वेशन 2 में बी पी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई करेगी, इक्वेशन 1 क्या बोलेगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज ई ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी स्क्वेयर की वैल्यू, ये देखो यहाँ एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये आ गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली इक्वेशन 2 क्या बोलेगी, 2 इम्प्लाइज ई बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी स्क्वेयर की वैल्यू ये है एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये तो आ गई अलग अलग से इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, लेकिन हमें निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा का सारा आप साथ के साथ भी नोट कर सकते हैं, अगर नहीं नोट करना है तो मैं इसका पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो डायग्राम में चलते हैं दोबारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ। तो जैसे अपने +1 क्लास में पढ़ा था कि अगर कहीं पे दो इस तरह के वेक्टर होते हैं तो उसमें हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी है, उनका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर उनका यूज़ नहीं करना है तो हम इन जो दो अलग अलग वेक्टर है इनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं कंपोनेंट्स में, इनके कंपोनेंट्स में। फिर इनमें जब इनको इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे तो हमारे पास सिंपल कुछ एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देखो सबसे पहले एक वेक्टर को पकड़ लो जो ई ए वेक्टर है। अब देखो वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो यहाँ ध्यान से देखो। मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक बार दोबारा इस डायग्राम को बनाता हूँ, फिर हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ये थी हमारे पास डायग्राम, देखो मैंने ये दोबारा से बना ली है समझने के लिए कि हम इसे कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको कोई वेक्टर रिजॉल्व करना हो तो देखो जैसे हमें यहाँ पे रिजॉल्व करना है ये ई ए वेक्टर, तो क्या करना, उस वेक्टर को वैसे ही बना लेना, ऐसे साइड में बनाया, फिर उसके ऊपर प्लस का निशान बनाएंगे इस तरह से, फिर प्लस का निशान बनाएंगे, उसके बाद देख लेना ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कौन से प्लेन में आ रहा है। तो ये आ रहा है देखो इस प्लेन में, तो इसके लिए ये दो आएंगे इसके कंपोनेंट, ये दोनों। तो देखो एक ये वाला और ये के नीचे वाला। तो इस वेक्टर के लिए कंपोनेंट ये के आगे को आ गया, ये के नीचे को आ गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको लेते हैं ई ए कॉस थीटा। जैसे ये था ई ए, तो ये होता है हमारे पास ई ए कॉस थीटा। उसी तरह से सिमिलरली अब ये नीचे वाला कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारे पास ई साइन थीटा, ये हो गया ई साइन थीटा, ये हो गया एक वेक्टर आपका रिजॉल्व। अब इसको जो हमारे पास मेन डायग्राम है अपने एक ही वाली डायग्राम बनानी है, उसी में बताना है इसको, तो इसी में बता देंगे हम इसको। ये आया हमारे पास इस तरह से, देखो नीचे में कंपोनेंट आया, यहाँ लिखते हैं बाहर इसका नाम, क्या नाम है, ई ए साइन थीटा। और दूसरा कंपोनेंट आया इसका इस साइड, इसका नाम है हमारे पास ई ए कॉस थीटा। क्लियर है। अब बात करते हैं ई बी की। तो ई बी को रिजॉल्व करने के लिए दोबारा मैंने आपको बताया कैसे रिजॉल्व करना है। जिस डायरेक्शन में वेक्टर है वैसे ही ले लेंगे इसको, देखो ऐसे है, इसमें दोबारा प्लस का निशान बना लो, ये प्लस का निशान। तो इसके लिए क्वाड्रेंट या प्लेन आ रहा है ये वाला, ये इस तरह से। तो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल। तो अगर इसका नाम ई बी है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल ई बी कॉस ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास ई बी साइन ऑफ थीटा। तो देखो साइन कंपोनेंट गया इसका ऊपर वाली साइड, या वर्टिकल कंपोनेंट ई बी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल जो है सेम उसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल आया सेम उसी डायरेक्शन में, तो ई बी कॉस थीटा दोबारा उसी डायरेक्शन में आया। तो अगर इसमें देखें, इसमें तो देखो ये ई बी ए, तो रिजॉल्व करने पे आपने देखा कि इसका एक कंपोनेंट जा रहा था ऊपर वाली साइड, और जो ऊपर वाली साइड जा रहा था कंपोनेंट वो था इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ई बी साइन थीटा आएगा ऊपर वाली साइड, और सिमिलरली ई बी कॉस थीटा रहेगा आपका इसी साइड। तो ई बी कॉस थीटा भी यहीं पे। तो ये होगी इसकी डायग्राम कंप्लीट। अब देखो हमने निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हमारे पास है इसमें ये निकलेगी अलग अलग की ई ए ई बी। अब निकालनी है हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो अब हमने इसको चार कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। एक कंपोनेंट है ई बी साइन थीटा, एक है ई ए साइन थीटा, एक है ई ए कॉस थीटा, और एक है ई बी कॉस थीटा। अब इसमें ध्यान से देखो जो ई बी साइन थीटा और ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा है वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो क्या कर देंगे दोनों एक दूसरे को,
वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम इसमें सिंपल लिखेंगे हमारे पास सिंस ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर equal and opposite, therefore they cancel out each other, they cancel out each other। तो अब देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास ई टोटल या ई इक्वेटोरियल बोलते हैं इसको, वो क्या रहेगी। अब वो रही देखो 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया था हमने इसके ई ए और ई बी को। अब इन ई ए और ई बी की बात नहीं करेंगे हम, अब इनके कंपोनेंट की बात करेंगे। तो 2 कंपोनेंट इनके कैंसिल हो गए और 2 कंपोनेंट रह गए सेम साइड। तो अगर सेम साइड रह गए हैं तो फिर सिंपल हो जाएगा हमारे पास ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। अब देखो इसके आगे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो ई बी और ई है, ई बी और ई ए, अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड मतलब इनकी डायरेक्शन छोड़ दें, तो जैसे आपको पता है जो माइनस साइन है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अगर हम इस डायरेक्शन को छोड़ दें और अगर हम सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेम है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी के बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो सकते हैं हम ई बी, या इस ई बी को क्या लिख सकते हैं हम ई ए, तो इसको लिख लेते हैं हम ई ए कॉस ऑफ थीटा प्लस ई ए कॉस ऑफ थीटा। देखो ये क्यों लिखा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन हम नहीं बता रहे हैं, तो सिंपल हमने इनको ई बी को ई ए ही लिख लिया। अब क्या हो गया हमारे पास, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा हो गया हमारे पास सिंपल 2 ई ए कॉस थीटा। अब इसमें ई ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो ई इक्वेटोरियल आ गया हमारे पास 2 ई ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये माइनस साइन नहीं लेना है हमने, क्योंकि ये डायरेक्शन के लिए है, तो माइनस साइन को निगलेक्ट कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और आगे कॉस ऑफ थीटा साथ में, तो ये हो गया कॉस ऑफ थीटा। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इस कॉस थीटा की वैल्यू, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने से पहले सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोबारा चलेंगे देखो डायग्राम में, और डायग्राम में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ से हमारे पास आएगी। तो ये देखो ये आया हमारे पास ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, या एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब इसमें रह गया हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो कॉस थीटा की वैल्यू के लिए देखो डायग्राम में इस राइट एंगल को कंसिडर करो दोबारा से जो हमने पहले ली थी, जिसमें इस तरह से राइट एंगल है, ए पॉइंट यहाँ पे है, ओ पॉइंट यहाँ पे एक राइट एंगल है, और पी यहाँ पे है। ये हमारे पास है आर, और ये हमारे पास एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल अंडर रूट, और ए ओ की वैल्यू हमारे पास स्मॉल एल। और ये जो ए पी है, ये ए पी लाइन थीटा बना रही है हमारे पास बेस के साथ, ए ओ के साथ। मान लो ये थीटा है, सेम यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी थीटा है। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम कॉस थीटा लगाएं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो देखो कॉस थीटा ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारे पास यहाँ पे ए ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए पी, ए पी। तो कॉस ऑफ थीटा आ गया हमारे पास यहाँ से ए ओ की वैल्यू है स्मॉल एल और ए पी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो अगर इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 थी है, क्वेश्चन नंबर 5 में इस वैल्यू को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, कॉस थीटा की जगह एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो देखो इसको आगे और सॉल्व करना है, तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो सिंपल एक मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन है ये। अब इसको सिंपल करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो देखो इकट्ठा कर लेते हैं इसको, यहाँ पे 2 है, 1 है, 2 1 ज़ा 2, आगे क्यू है, या क्यू मैंने पहले लिख लिया 2 उसके बाद, और आगे एल, ऊपर आ गया हमारे पास क्यू इंटू 2 एल डिवाइड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो ये है हमारे पास एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, आगे भी एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर है, लेकिन इसके ऊपर है अनरूट। अब अनरूट का मतलब क्या होता है? अनरूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर हाफ। क्यों लिख सकते हैं इसको? क्योंकि एक्स का अनरूट का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। तो यहाँ पे इस पूरे का अनरूट है, तो इसको हमने लिख लिया पावर हाफ। ये क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों सेम बेस बन गए, और जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब इसकी पावर है ऊपर 1 और इसकी पावर है 1/2, तो इन दोनों पावर को हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर लेंगे। और उसी तरह से ये जो Q इंटू 2L है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ। ये किसके इक्वल होता है? तो ये जो Q इंटू 2L है, यही तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, P के इक्वल। तो इसकी जगह हम P लिखेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह आ गया हमारे पास P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। बेस एक बारी पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर ऐड कर दो, ये हो जाएगी 1 प्लस 1/2। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपल E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, देखो इसको ऐसे लिख लें अलग करके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एल स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर पावर, ये हो गया 3/2। 1 प्लस हाफ हो गया 3/2, या 2 एलसीएम, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3/2 हो गया। तो ये आ गया एक, तो एक रिजल्ट आ गया ये। सिमिलरली जैसे हमने एक्सियल लाइन में फिर अजम्पशन ली थी कि जो हमारे पास डाइपोल की लेंथ है वो लेंथ बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू आर, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत दूर है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे? तो एल कैन बी निगलेक्टेड, एन कैन बी निगलेक्टेड। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये डाइपोल लेंथ है ये बहुत छोटी है इस आर के कंपैरिजन में। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है बहुत दूर जाके है कहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इस एल की वैल्यू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? ये इक्वेशन बन जाएगी E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L हो जाएगा निगलेक्ट, आर स्क्वेयर बार पावर है 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो सिंपल E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ये आ गया हमारे पास E इक्वेटोरियल का रिजल्ट। और इससे पहले हमने पढ़ा था E एक्सियल। तो अगर आपको E एक्सियल का रिजल्ट याद हो तो E एक्सियल का रिजल्ट आया था हमारे पास E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। तो अगर उसमें इस रिजल्ट को पुट करें तो देखो E एक्सियल क्या हो जाएगा हमारे पास? E एक्सियल इज इक्वल टू, देखो इक्वेटोरियल में सिर्फ 2 नहीं है, बाकी पूरा रिजल्ट सेम है, या एक्सियल में एक 2 एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब है एक्सियल में 2 एक्स्ट्रा है, बाकी पूरा इक्वेटोरियल के इक्वल है, तो 2E इक्वेटोरियल। तो इसका मतलब है कि जो एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, वो जो जितना इक्वेटोरियल में होगी उससे डबल होती है। तो कई बार ये रिजल्ट भी आ जाता है आपको प्रूव करने को कि प्रूव E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल। तो तब आपको ये दोनों टॉपिक करने होंगे और फिर आपके पास ये रिजल्ट आएगा। तो ये था एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन। आज पढ़ा हमने इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन का हमने पहले पढ़ रखा है। अब ये जो सारा टॉपिक हमने किया इसके नोट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।